भी थे, जब हम अपनी आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे थे तो हमारे साथ भी क्या होता था, मान लो एपीजे अब्दुल कलाम ने कुछ कहा तो हम उसको बढ़िया से एक कॉपी में सजाते थे, ऐसे डिज़ाइन बनाते थे, रूफ सेज एम हाई, ये हाई, वो हाई, और चिपका देते थे। कोई ज़रूरत नहीं है, मत करो। पता है, मोटिवेशन आपको किसी के कहने से नहीं मिलेगा, मोटिवेशन आपको तब मिलेगा जब आप उस चीज़ को राइट डायरेक्शन में करेंगे। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर मैं मेंस राइटिंग करना चाहता हूँ पर या चाहती हूँ पर मैं कर नहीं पा रही। तो बेटा, मेंस राइटिंग एक ऐसी स्किल है जिसके लिए आपको डे 1 से मेहनत करनी है। कब से मेहनत करनी है? डे 1 से। आप इनिशियली डे 1 से इस पे लग जाइए। अगर आप मेहनत करना चाह रहे हैं तो डे 1 से आपको इस काम में लगना पड़ेगा और इस चीज़ को थोड़ा सीरियस लेके पढ़ना पड़ेगा। तो मेंस राइटिंग करने का पहला तरीका क्या होता है? पहला तरीका होता है, द हिंदू न्यूज़पेपर उठा लीजिए। इसका एक एडिटोरियल सेक्शन होता है, ठीक है। एक न्यूज़पेपर ऐसा होगा, इसमें एक एडिटोरियल यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, चौथा होगा, और यहाँ पर एक पांचवा होगा, फिर यहाँ पे छोटे छोटे होंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे एडिटोरियल होते हैं। तो ये इनमें से तो इम्पोर्टेंस आपको मिलती है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चनिंग पूछने के लिए एडिटोरियल सेक्शन दिया जाता है, ठीक है। और इसमें दो लोगों के अपने व्यूज़ और ओपिनियन चल रहे होते हैं। तो ये चीज़ें बहुत कॉमन है जो चलती रहती हैं, और जब ये चलती हैं तो इनके बारे में हमें सोचना नहीं चाहिए। हमको क्या सोचना चाहिए? हमको क्लियर ये सोचना चाहिए कि अगर हमने आर्टिकल नंबर 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, तो ये 1-2 जो है छोटे हैं, ये 450-500 वर्ड के होंगे, और ये जो बड़ा वाला है ये आपका 2000 से ऊपर वर्ड का है। तो जब बेटा ये तीनों आपने प्रॉपर मैनर में पढ़ लिए तो आप इनका क्या करोगे? जीस्टिंग करोगे। अब क्या करोगे? इनसे शॉर्ट्स बनाओगे। अब ये आपकी सेल्फ स्टडीज़ का तरीका होना चाहिए कि आप इन चीज़ों को जब करते हैं तो आप इनको प्रॉपर मैनर में रेगुलेट करें और इनको फिर शॉर्ट करें। मतलब जैसे 400 वर्ड का ये टॉपिक है, इसको आपको छोटा करना है, इसको आपको क्या करना है? शॉर्ट करना है। और अगर आप इसे शॉर्ट करना सीखेंगे तभी आप पेपर दे पाएंगे। अगर आप इसको शॉर्ट ही नहीं करेंगे तो फिर आप लिखना तो सीख ही नहीं रहे। और 99% बच्चे क्या करते हैं? फैक्चुअल नॉलेज तो रखते हैं बट कभी भी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पे जाना नहीं चाहिए। क्वेश्चन ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन है आप ये कर क्यों रहे हो। अगर क्यों का आंसर आपके पास है तो ठीक है, अगर क्यों का आंसर नहीं है तो आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो अपनी लाइफ में। तैयारी में यूट्यूब हमेशा सपोर्ट करिए, गारंटी नहीं। उसके भी कई रीजन हैं। जो यूट्यूबर्स बेटा बैठे हैं वो एडिटोरियल में भी अपना ओपिनियन देते हैं। एडिटोरियल में भी वो अपना ओपिनियन सेट करते हैं कि भाई मेरे ओपिनियन से ये होना चाहिए, आपके ओपिनियन से क्या होगा वो आप डिसाइड करेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं? अपना एक पर्टिकुलर ओपिनियन बना के चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें टैकल करते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर ओपिनियन बेस्ड चीज़ हो जाती है। तो हर एक बंदे की ओपिनियन बिल्कुल अलग है। ग्रीन गैस इन्वेंशन के लिए, जैसे ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, उसके लिए लोग अलग सोचते हैं। वेस्ट डिस्पोजल के लिए हम आप अलग सोचते हैं। उसी तरीके से अगर किसी राइटर ने बुक लिखी है, मान लीजिए आप इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल पढ़ रहे हो, तो बेटा विपिन चंद्रा की सोच इसमें लिखी है, ध्यान रखिएगा। ये हिस्ट्री नहीं है। अगर आपको विपिन चंद्रा ने इतिहास लिखा, बिल्कुल नहीं। उन्होंने जो इतिहास देखा उसके बारे में अपनी विचारधारा लिखी, और वो यूपीएससी को अच्छी लगती है। यूपीएससी को क्या लगता है? विपिन चंद्रा ने जो लिखा है वो जेन्युइन है, उसकी विचारधारा को बच्चों को समझना चाहिए। उसके साथ सुमित सरकार ने भी लिखी है। विपिन चंद्रा के बाद एक बहुत फेमस राइटर है, वो है सुमित सरकार। पर आपको जान के हैरानी होगी बेटा, इसको कोई नहीं पढ़ता। ठीक, एमजी मजुमदार ने भी बुक लिखी है। इन्होंने भी बुक लिखी है, इसको भी कोई नहीं पढ़ता। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि जो एग्जाम में आएगा आपको वो पढ़ना है, और जो एग्जाम में उन बुक्स पे ध्यान ही नहीं देना। ठीक, अब जैसे आप ये लिख लो कि भाई कौन से राज्य का गठन कब हुआ, कौन सा राज्य कब बना, इसको आप लिख रहे हो कि भाई 1947 में भारत ऐसा था, 1957 में ऐसा हुआ, 1968 में ऐसा हुआ, 1977 में ऐसा हुआ, 1987 तक ये हुआ। तो आप 10-10 साल का एक हिस्ट्री लेके लिख रहे हो। ये कहीं ना कहीं आपके आईआर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सबके स्टेट फॉर्मेशन में आ जाएगा। बट अगर इसकी जगह आप ये लिख रहे हो कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, यूपी का पहला गवर्नर कौन था, यूपी का पहला सीएम कौन था, देश का पहला पीएम कौन था,
दूसरा कौन था, तीसरा कौन था, चौथा, पांचवा, छठा नहीं पूछा जाता। ये IAS-PCS नहीं पूछते, ये फैक्ट्स एग्जाम में नहीं आते, आपको ये समझना पड़ेगा। वहाँ क्या आता है, वहाँ आता है गवर्नर कैसे अपॉइंट होता है, वहाँ आता है कि गवर्नर का क्या इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, बिल्कुल नहीं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस और प्रेसिडेंट को छोड़ के किसी का इम्पीचमेंट नहीं होता। हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इम्पीचमेंट और प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में क्या डिफरेंस है? क्या इंडिया का इम्पीचमेंट USA के इम्पीचमेंट महाभियोग जैसा है कि उससे अलग है? क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं। आपसे ये पूछा जाता है सीनेट और इंडियन पार्लियामेंट में क्या डिफरेंस है? आपसे पूछा जा सकता है शैडो कैबिनेट एंड किचन कैबिनेट में क्या डिफरेंस है? तो जो चीजें पूछी जाती हैं उसको नहीं पढ़ते, हम बाकी सारी चीजें पढ़ लेते हैं। हम कहते हैं सर हमने तैयारी बहुत अच्छी की थी पर UPSC में हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं आया। बेटा आपने तैयारी अच्छी की थी, बिल्कुल सही, पर आपने तैयारी अपने हिसाब से की थी अच्छी, UPSC के हिसाब से। हमको एक बंदे ने बोल दिया, एक बंदा आया है ना, अब देखिए YouTube IAS टॉपर्स की अगर बात करोगे तो कल का भी हिंदू उठा लेना, उसमें बाजीराम ने कहा, आदित्य श्रीवास्तव हमारे यहाँ से, ठीक है, उससे पहले नेक्स्ट ने बोला है, उससे पहले विजन ने बोला है, इनसाइट ने बोला है, ऑलमोस्ट 6-7 कोचिंग उसको लेके बैठे। इनके यहाँ लिया था IGT इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, पूरा का पूरा IGP प्रोग्राम है जिसमें इंटीग्रेटेड GS का पूरा प्रोग्राम बाजीराम दी थी 1,65,000 का, वो लिया था। ये क्या है, कोई लोग कह रहा था मैं अभ्यास लिया, मंथन लिया, तो एक सिंपल सा लॉजिक है बेटा, कोई भी टॉपर जो होता है वो 12 कोचिंग नहीं जाता ना, उसके पास इतना टाइम होता है। और ऑलरेडी जो बंदा IPS है उसको इन सब की जरूरत ही नहीं। संस्थान कोई हो, शिक्षक कोई हो, पढ़ना एक बार होता है, पढ़ना नहीं होता एक्चुअली। आपको सिर्फ ये समझना होता है कि क्या पढ़ना है। व्हाट टू स्टडी के लिए आप कोचिंग आते हो, हाउ टू स्टडी तो बात अलग है। आपको क्या पढ़ना है इसके लिए संस्थान आपके सामने। तो आपको पहले ये सीखना है कि संस्थान में आपको पढ़ना है क्या है। अब आप लोग कहते हो कि सर आप जो पढ़ाते हो वो सही होगा, बिल्कुल नहीं है ऐसा भाई। मैं 10 बार बोल चुका हूँ, मैं जो पढ़ाता हूँ वो सही हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सही है, उसको चेक आप करोगे। कैसे करोगे बेटा? उसको चेक करने के लिए आपको पूरा का पूरा सिलेबस पता होना चाहिए, पाठ्यक्रम पता होना चाहिए। यदि आपने पाठ्यक्रम के बारे में नहीं जाना तो आपको कुछ नहीं पता। आपको पता होना चाहिए प्री में क्या था, आपको पता होना चाहिए CSAT का सिलेबस क्या है, आपको पता होना चाहिए GS पेपर 1, 2, 3, 4 में क्या था, आपको पता होना चाहिए पर्टिकुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट जो मुझे आसान लग रहा है रियल में उसका सिलेबस, आपको पता होना चाहिए ऐसे कौन कौन से सर्टेन टॉपिक से आ सकते हैं। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने चाहिए, जो आप लोग बिल्कुल नहीं देखते। आज तक कोई नहीं देख रहा, मेरे 10 बार बोलने के बाद भी कोई नहीं ऑब्जर्व कर रहा। तो जब तक आप मेंस और प्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखेंगे, आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसको कोई नहीं समझेगा। इसको समझने के लिए आपको डे 1 से मेहनत, जो हम लोग करने को तैयार नहीं। वी आर नॉट रेडी टू हेल्प। हम खुद तैयार नहीं है अपनी मदद करने की, और अगर हम अपनी मदद करने के लिए खुद ही तैयार नहीं है तो फिर हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जितने भी नए बच्चे हैं उनको ये याद रखना है कि सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पढ़ने हैं। अगर ये आप तैयार कर ले जाओगे तो आपको हेल्प मिलेगी, पर अगर ये तैयार नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सर क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो एरिया है बेटा जो आपके GS के प्री में क्या पूछा जा रहा है एंड मेंस में क्या पूछा जा रहा है, इसके बारे में प्रॉपर जानकारी आपको दे देते हैं, और कौन से टॉपिक से क्या पूछा जा रहा है ये बता देते हैं। हम लोगों में आप हो या कोई और बच्चा हो, लाइब्रेरी में बैठे सैकड़ों बच्चों की मैं कहानी बता दूं, हर बंदा आज की डेट में डिजिटल एजुकेशन के पीछे। बेटा UPSC इज नॉट अबाउट डिजिटल एजुकेशन। अगर आपको UPSC क्रैक करना है तो कॉपी और किताब लेके बैठना। जिस दिन तक आप बुक्स लेके सेल्फ स्टडीज करके उसमें बहुत सारी मार्किंग लगा के बहुत सारा हाईलाइटिंग करके नहीं खत्म करोगे, आप UPSC के सपने देखो, आप UPSC पूरा नहीं कर सकते। आपके पास बेसिक किताबें होनी जरूरी है। आप यहाँ आए तो आपके पास अपनी किताब होनी चाहिए जो पढ़ने का आप टारगेट लेके आए। उसको अगर आप पूरा करके जा रहे हैं तब तो आपका पढ़ना ठीक है। अगर आप YouTube से बैठ के इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप YouTube से बैठ के NCERT के वीडियोस देख रहे हैं, आप ज़िंदगी में कभी IAS नहीं निकाल सकते। मैं रीज़न बता रहा हूँ बेटा, बीइंग टीचर हम लोगों का काम आपको पूरी बुक पढ़ाना नहीं है,
हम उसमें से अपने अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट निकालते हैं और वो आपको अपने हिसाब से समझा देते हैं। हमारा हिसाब और यूपीएससी का हिसाब बिल्कुल अलग होता है। आपकी बुद्धिमत्ता तब बढ़ेगी जब आप किताबों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और यहाँ कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किताब पढ़ता है। बुक्स पढ़ो, फोन को स्विच ऑफ करो, फ्लाइट मोड पे लगाओ, कोने में रखो। यूपीएससी की तैयारी के टाइम पे हमारी दोस्ती सिर्फ एक चीज से होनी चाहिए, वो है बुक्स। और हमारा फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर निकलना चाहिए किस पे? कहा जाता है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बेटा, और एक दिन में 3-3 घंटे की सिटिंग में आप 3 बार बैठ के पेपर लिख सकते हैं, 20 क्वेश्चन यहाँ, 20 क्वेश्चन यहाँ, 20 क्वेश्चन यहाँ, और का एक भी क्वेश्चन नहीं छूट रहा, तो आप टॉपर बन जाएंगे। और ये लिख के दे। पर मज़ेदार बात है कि 99.99% बच्चे अगर पहला पेपर देंगे, पहले दिन का पहला पेपर, तो हो सकता है 15 से 16 क्वेश्चन करें। उसी के आधे घंटे के गैप का दोबारा देंगे तो हो सकता है 12-13 क्वेश्चन करें, और दोबारा देंगे तो 10 क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा हाथ थकेगा, हमारा दिमाग थकेगा। और इसी की ट्रेनिंग ली जाती है। आपको क्या लगता है संस्थान आपको 4-4 घंटे क्यों बैठाती है पढ़ाने? तो एक्चुअली आपको ट्रेंड कर रही है लिखने के लिए, और ये चीज़ आप खुद कर सकते हैं, पर हम करने को ही नहीं तैयार है। हम खुद के अंदर सुधार लाना ही नहीं चाहते। आपको खुद को इम्प्रूव करने की हैबिट डालनी पड़ेगी। जब तक आप ये हैबिट नहीं डालते, आप कहीं पर भी नहीं जा सकते। और ये हैबिट आपको डालनी पड़ेगी, अभी से डालनी पड़ेगी। अगर आप मेंस राइटिंग नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत चलेगी। अब कुछ बच्चों को बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, इसीलिए आज मैंने क्लास को डाउट में डाला है। अब आप लोग जो जो पूछना है पहले पूछ लीजिए, उसी के हिसाब से मैं आपको जवाब देते हुए आपकी तैयारी तक ले जाता हूँ। पूछो, हर बंदा पूछे, जो जो पूछे, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, सब पूछ रहा। ये चाबी लो, केबिन खोलो, और लेंस कार्ड का चश्मा पड़ा हुआ मेरा वाला, यही चाबी है, कोई मत लगाना फंस जाएगा। जी बेटा पूछिए फटाफट। सर मुझे मीन्स का नहीं समझ में आता है, जैसे कि मीन्स क्वेश्चन आप देते हैं तो मुझे वो क्वेश्चन समझ में नहीं आता, मैं कैसे करूँ? आप वो चीज़ पढ़ा भी चुके होते हैं, बट जब मैं लिखने चलती हूँ तो जैसे कि कोई वर्ड होता है वो कैसे लिखूँ वो नहीं समझ में आता। देखो दो चीज, जब भी कभी आप मेंस की बात करते हो, ठीक है, जैसे आपके दिमाग में आ गया कि हमको मेंस लिखना है, तो आपको मेंस लिखने के लिए क्या चाहिए? आपको मेंस लिखने के लिए एक आइडियोलॉजी चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। मेंस कैसे होगा, उसके लिए आपकी हैबिट सही होनी चाहिए। और हैबिट्स का मतलब क्या होता है? हैबिट्स का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं और कर रहे हैं, हमको ये समझना पड़ेगा कि जब भी हम मेंस लिखने जा रहे हैं तो मेंस पहले दिन तो हम नहीं लिख सकते। अगर आपको लगे कि डे 1 आप मेंस लिखना सीख जाओगे, बिल्कुल नहीं सकते। पहले दिन आपको क्या करना है, लेट सपोज कोई भी क्वेश्चन बोलेंगे मेंस में, अब लिख भी नहीं पा रहे, क्वेश्चन भी नहीं है तुम लोग के पास, ये तो बड़े मजेदार बात है। हमने क्वेश्चन लिखा, नेवल म्यूटनी was a major reason of India's independence। नौसेना विद्रोह भारत की आजादी का एक प्रमुख कारण था। विश्लेषणात्मक टिप्पणी करें, क्रिटिकली एनालाइज। अब समझिए, जहां पे हमने लिख दिया क्रिटिकली एनालाइज या विश्लेषणात्मक टिप्पणी करें, अब यहां पर क्वेश्चन क्या है, आपको एक आउटलुक उन्होंने पूछा, विश्लेषणात्मक क्रिटिकली एनालाइज या विश्लेषणात्मक टिप्पणी करें। इसका सिंपल सा मतलब है, ये कारण नहीं था इकलौता। जहां पे क्रिटिकल वर्ड लग गया, जो आगे की टैगलाइन है वो पूरी तरह सही नहीं, वो एकमात्र कारण नहीं था देश के आजादी। That was the immediate action and reaction point कि नेवल म्यूटनी के चक्कर में अंग्रेजों को लग गया कि जो सबसे लॉयल हमारी आर्मी है वो हमारे खिलाफ विद्रोह कर रही है, तो वो इंडिया में टिक नहीं सकते। तो भारत को स्वतंत्र कराने का एक कारण तो ये, बट एक प्रमुख कारण ये नहीं था।
प्रमुख कारण अगर आप कायदे से बात करें तो प्रमुख कारण यहाँ पर वर्ल्ड वॉर है। अब बात आती है, सब मेंस लिखने गए, आपको पता था तो आपने हमें एक रीजन दे दिया, बट इससे तो हमारे शब्द बनेंगे ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, आप इतने से लिख तो पाओगे। अब आपको ये समझना है कि जब आप मेंस लिखने जाते हैं तो पहला क्वेश्चन उसने पूछा व्हाट इज नेवल म्यूटिनी। तो बच्चे क्या करते हैं, यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये हुई थी 1946, 44, 45, 46, और जो सैन्य विद्रोह हुआ था वो था 1857। लोग नेवल म्यूटिनी को सिपाही म्यूटिनी से कंसीडर कर लेते हैं। तकरीबन 20% बच्चे तो नेवल म्यूटिनी की जगह इसको सिपाही म्यूटिनी समझ लेते हैं 1857 के, और क्वेश्चन लिखा था, बड़े धड़ल्ले से लिखा था। कहते सर क्या लिखा था, मजा आ गया सर, आज तो हम पक्का पास होने वाले हैं, कोई माइकल हमको नहीं फेल कर सकता। फिर थोड़े दिनों बाद पता चलता है कि जो नेवल म्यूटिनी पूछी गई थी वो तो हमें पता ही नहीं थी क्या होती। तो उसका सिंपल सा रीज़न है, जब आपको मैं घर पे मेंस लिखने को देता हूँ तो उसका एक ही मतलब है कि आप उसकी R&D करिए। R&D का मतलब होता है फ्लो चार्ट्स बनाइए। फ्लो चार्ट्स का मतलब क्या है, नेवल म्यूटिनी क्या थी, क्यों हुई, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कंट्री पे, इसका प्रभाव क्या पड़ा, इससे ब्रिटिशर्स की आइडियोलॉजी किस तरह चेंज हुई, और इसने किस तरह भारत की इंडिपेंडेंस में रोल प्ले किया। इसके बाद जब कंक्लूजन लिखोगे तो आपको पता है क्या लिखना पड़ेगा, तब आपको ये लिखना पड़ेगा कि नेवल म्यूटिनी वाज नॉट ओनली वन रीजन फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस, देयर वाज सेवरल, लाइक इंडियन नेशनल आर्मी, लाइक डू और डाई जिसे क्विट इंडिया मूवमेंट आप बोलते हो, वर्ल्ड वॉर एंड इंटरनेशनल प्रेशर, दीज ऑल वर ऑल्सो एक्यूमुलेटिंग फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस। ये सब चीज़ें भी जुड़कर भारत को आज़ादी की तरफ ले जा रहे हैं। तो इन पॉइंट्स को तो आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। तो जब इनको इग्नोर नहीं कर सकते तो लिखना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि सर ये पॉइंट्स आपने दे दिए, ये हमने हेडिंग डाल ली, बहुत अच्छी बात है, ये सारी हेडिंग आपने डाल ली, पर यहाँ पर बात सिर्फ हेडिंग डालने से आती है, यहाँ पर बात आती है इसकी R&D करने से। अब कई बार मैं जब लिखता हूँ लैकिंग R&D तो सर कहते हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है विश्लेषण करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। R&D का मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। डू R&D का मतलब है आप इसकी खोजबीन करें, इसको समझें और बेहतर करें। बट हम मेंस लिखते समय यही गलती कर रहे हैं। दूसरा, जब मैं बच्चों को मेंस लिखने को देता हूं तो मैं कहता हूं 150 वर्ड, क्या कहता हूं 250 वर्ड। तो 150 वाला बच्चा 50 में लिखता है और 250 वाला 80 में लिखता है। ये बेटा सब्जी मंडी नहीं है ना कि आपको डिस्काउंट दे रहा हूं। जितने वर्ड्स बोले हैं वो तो लिखने पड़ेंगे। और कुछ लोग ज़्यादा लिख देते हैं, कुछ लोग 150 वाले में लिख देते हैं 500 वर्ड, और कुछ लोग 250 वाले में 1200 लिख के ऐसे ही पूरा कर देते हैं। कहते हैं सर कंसीडर्ड इट एज एन एसे, 15 नंबर का एसे। तो ये भी नहीं करना हमको ये सोच के चलना है कि जितना मांगा, जितना पूछा सिर्फ उतना लिखना है, उससे ज़्यादा लिखने का राइट हमारे पास है ही नहीं। तो हम लिखने के पीछे क्यों पड़ते हैं, उससे नहीं लिखना है, उससे नहीं पूछा जाता हमसे, हम क्यों लिखें। तो जब भी आपको लिखना है तो सबसे पहले मेंस राइटिंग करने के लिए 2012 से लेकर 2023 तक के जीएस पेपर 1 से लेकर जीएस पेपर 4 तक के सारे क्वेश्चन पेपर उठाइए, एक एक क्वेश्चन उठाइए और उन सब के ऊपर फ्लो चार्ट्स बना के खुद लिख डालिए। आप कहोगे से करंट का था तब भी लिखेंगे, बिल्कुल लिखो, क्योंकि वो करंट था, बिल्कुल मानते हैं, बट वो दोबारा रिपीट हो सकता है। इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा, समझ रहे हैं। आपको ये भी समझना पड़ेगा वो दोबारा रिपीट हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो रिपीट नहीं हो सकता। तो आपको सिंपल सा लॉजिक क्या लेना है, आपको ये लॉजिक लेना है कि आपको उसको कांस्टेंट मैनर में पढ़ना है। अगर आपने ये हैबिट डाली कि 2012 से लेकर 2023 तक के अभी तक पूछे गए सारे मेंस के क्वेश्चंस आपने लिख डाले हर सब्जेक्ट के, तो पता है क्या होगा, आपको टोटल सिलेबस के हर एक टॉपिक के बारे में नॉलेज हो जाएगी। और अगर आपको हर एक टॉपिक के बारे में नॉलेज हो गई तो आपका पेपर निकालना भविष्य में आसान हो जाएगा। हम लोगों को नहीं आता, जैसे पूनम का कहना है कि भाई हम लिखने बैठते हैं तो हमें यही नहीं पता कि हम क्या लिखें। वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि अभी आपने 15-20 साल के प्रीवियस ईयर उठाए नहीं और किया नहीं। देखिए यूपीएससी की तैयारी का अकेले पढ़ने से नहीं होती, यूपीएससी की तैयारी खुद भी कुछ करने से होती है। आप कोई प्लम्बरिंग का काम तो करा नहीं रहे मुझसे कि कहोगे हाँ ये वाला पाइप सीधा करो और घुमाओ ना, उसके अंदर पानी आप खुद हो। तो अगर प्लम्बर काम कर रहा है और आप मालिक नहीं हो, आप जल हो,
तो आपको बार बार बह के देखना पड़ेगा उस पाइप के अंदर कि आप लीक तो नहीं हो रहे कहीं। आपका पोटेंशियल आपको खुद रोज चेक करना है कि आप चीजें भूल तो नहीं रहे। वो कैसे चेक करोगे? वो चेक करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करके। अब बच्चे क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के तो आंसर पहले से लिखे हुए, उन्हीं को देख लो, टीप लो, टीपना भी नहीं। नकल करके आप अभी तो नंबर ले आओगे मेरे पास, एग्जाम में क्या करोगे? एग्जाम में कौन सा गूगल बैठा है? एग्जाम में तो बुद्धि बैठी है, तो बुद्धि से पढ़िए। और पता है, खुद की पोटेंशियल और खुद की औकात पे यकीन रखिए कि भाई मेरी औकात नहीं है पेपर निकालने के लिए, मतलब नहीं है, इसमें झूठ वाली कोई बात ही नहीं है। औकात नहीं होगी अभी मेरी औकात, मैं नहीं कर सकता, मतलब नहीं कर सकता। अब उसमें क्या लड़ूं? नहीं कर सकता, नहीं है मेरी, जब बनेगी तब करूँ। तो पहले तो खुद को ईमानदार बनाओ कि भाई 2024 मेरा नहीं निकल सकता तो नहीं निकल सकता, बट 2025 निकल जाएगा, इसके लिए मैं अभी से मेहनत करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा अपने उसे। आपको अगर कहा गया प्रीवियस ईयर कर दे तो प्रीवियस ईयर कर दें, और प्रीवियस ईयर ईमानदारी से करना, क्वेश्चन पढ़ना है, उस क्वेश्चन के टॉपिक्स उठाने, उन टॉपिक्स के बारे में पहले लिख लेना है। पूरा जीएस पेपर 1 2014 उठा लो एक साथ, और 2014 में जीएस पेपर 1 में जितना पूछा गया उनके पॉइंट्स पहले बना डालो, हर एक क्वेश्चन के फ्लो चार्ट बन गए, एक कॉपी इसी की बनाओ। अब उसमें टॉपिक्स पता चल गए, जैसे क्लाउड सीडिंग वर्ड है, क्लोनिंग वर्ड है, डीएनए अल्टरेशन है, जीन अल्टरेशन है, ठीक है, वर्ड्स हैं ये सर। एम्पैथी है, कंपेशन है, लव है, रोमांस है, लस्ट है, ट्रस्ट है, बिलीफ है, बिलीव है, अब ये सब शब्द हैं। मान्यता बिलीफ, विश्वास बिलीव, दोनों में अंतर है, मान्यताओं में विश्वास में अंतर है। अब ये सारी चीजें अगर आपने पहले से कहीं पे लिख के रखी हैं तो जीएस पेपर 4 एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड भी निकल जाएगी। बट अगर आपने प्रीवियस ईयर पढ़ा ही नहीं और अब तैयारी करने आ गए तो आपने खुद को धोखा दे दिया। फिर एक कोचिंग आती है, एक यूट्यूबर आता है, मैं आपको प्रीवियस ईयर कराऊंगा, उसके कराने से वो तो आईएएस बनेगा, आप नहीं बना, खुद करो। इस जगह पर यूट्यूब नहीं चाहिए आपको, आपको खुद करना है। मुझे प्रीवियस ईयर कराने में कोई दिक्कत नहीं, मैंने मोबीशाला में पूरा यूपीएससी पूरा बिहार कराया, प्रीमेंस दोनों। mobiशाला.com बिहार की बहुत बड़ी कोचिंग है, उसका मैंने पूरा ऑनलाइन पोर्टल पे पढ़ाया है, और वो पेड वर्जन में मेरी कोर्स भी बेच रहे हैं, आज भी बेच रहे हैं, लॉकडाउन से अभी तक। तो बात ये नहीं आती है कि हम वो करा नहीं सकते, बात ये आती है कि वो हमें कराना नहीं आता, वो आपको खुद करना है। अगर आप खुद करोगे तो आपको चलना आ जाएगा, एग्जाम कैसे निकालना है इसके बारे में पता चलेगा। अगर आपके पापा आपकी जगह बाइक चलाते रहे, अगर बेटा तुम मत सीखो, मैं तुम्हारी जगह चला ले रहा हूँ, तुम्हें गर्लफ्रेंड भी घुमानी है, मैं तुम्हारी जगह घुमा ले रहा हूँ, थोड़े दिन बाद क्या होगा? तुम साइकिल चलाने लायक भी नहीं बचे। भाई सिंपल सी चीज है, अगर बाइक चलानी सीखनी है तो बाइक पकड़ना तो पड़ेगा, घुटना फोड़ना भी पड़ेगा, लड़ोगे भी, बाइक भी टूटेगी, गर्लफ्रेंड भी गिरेगी, उसका भी मुंह फूटेगा, सब होगा आपके जीवन में। पर दुखी मत होना उस चीज, क्योंकि तुमने पहले बोल दिया था कि देखो मुझे अभी गाड़ी चलानी नहीं आती, और तुम बैठ रही हो, तुम अपने रिस्क पे बैठो, और तुमने बोला भी कि हेलमेट पहन लो, उसने काम नहीं पहनेगी, तो उसकी प्रॉब्लम है, आपकी तो प्रॉब्लम है। तो सिंपल सी चीज है, जब यूपीएससी आती है तो टीचर से कह दो कि सर आप प्रीवियस ईयर करा दो, कोई फायदा नहीं। हम आपके पिता की तरह, हमारा कार्य मात्र इतना है कि आप अपने पैरों पर खड़े होकर चलना स्टार्ट करें, और उसके लिए बेटा आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको एनालाइज करने पड़ेंगे, यदि आप उसको एनालाइज नहीं कर रहे तो आप दुखी होंगे, क्योंकि आपको टॉपिक्स ही नहीं पता चलेंगे। यहाँ जितने बच्चे मेंस नहीं लिख पाते उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और बताऊं, मेंस लिखने के लिए आपको ऐसे राइटिंग भी उठाना है, आठ ऐसे हर साल पूछे जाते हैं, 10 साल के ऐसे उठा लो, अस्सी ऐसे तो आपके सामने यूपीएससी नहीं दे रहे, लिख के तो दिखाओ। जब लिख लेना पिछले 10 साल और उठा लेना उसके, वो लिख लेना उसके पिछले 10 साल उठा लेना, तो आपको ऐसे इसके टॉपिक तो यूपीएससी ने बहुत अच्छे दे रखे हैं, आप लिखो तो, आप लिखने नहीं चाह रहे। उल्टा बच्चे मेरे से कहते हैं कि सर जीएस कंप्लीट हो ना हो पहले सी सेट करा। बेटे ये जो है ना, ये आपकी कट ऑफ बनाएगी, या आपको सिर्फ पासिंग मार्क देगी। अब चॉइस ये है कि 33% पहले पढ़ना है कि 55% पहले पढ़ना है।
और कंपैरिजन टू बोथ सबसे ज़्यादा हैवी है 55% को क्रॉस करना। मैं बिल्कुल नहीं डिनाई करता कि लोग जीएस और सीसैट दोनों में फेल होते हैं, बट एक मजेदार बात ध्यान रखना, सीसैट में भी वही फेल होता है सबसे ज़्यादा जो जीएस में फेल हो रहा होता है। मुश्किल से 5% ऐसे होते हैं जो जीएस पास होते हैं पर सीसैट फेल होता है, तो आप उस 5% जितने कमजोर नहीं हो। दूसरा, आपने कहा कि सर हमें प्री में भी जीएस और सीसैट पढ़नी है। भाई हमारा काम है, हम पढ़ाएंगे, बट क्या आपने सीसैट के भी 10 साल के क्वेश्चंस उठा के देखे क्या पूछा गया? क्या इनको करने की कोशिश की? नहीं की। ये देखा कि कौन से टॉपिक सीसैट के और कौन से टॉपिक मैथ्स के सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं? नहीं देखा। फिर भी आप एक्सपेक्टेशन करते हो कि सर मेरा काम प्लीज करो। बेटा ये पढ़ने से काम नहीं चलेगा। याद रखिए यूपीएससी इज ऑल अबाउट अभ्यास। और अगर आप बेटा प्रैक्टिस करने को नहीं तैयार हैं तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपको प्रयास करना ही नहीं आता, आपको अभ्यास करना ही नहीं आता, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको कैसे मेंस लिखना है, आपको कौन से टॉपिक्स लिखने हैं, आपको प्री के लिए क्या क्या पढ़ना है, आपको सीसैट में कितने सर्टेन टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये सारी चीजें कौन बताएगा? ये सारी चीजें आपको तब पता चलेंगी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और सिलेबस को पढ़ो और करो। मान लो आपने आईवीसी पढ़ लिया, आपने कहा सर मुझे वैदिक कल्चर एंड आईवीसी बहुत अच्छे से आता है। हमने कहा वेरी गुड, अब क्या करें? कह रहे सर अब कुछ नहीं, आप पार्टी करेंगे। हमने कहा जाओ करो। तो आपने कहा नहीं हम नहीं करेंगे पार्टी, आप करेंगे। क्यों? क्योंकि सर मुझे अभी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाने हैं एमसीक्यू वाले। फिर मैं आया, मैंने कहा चलो अब पार्टी में चले। तुमने कहा नहीं सर अभी मेंस भी लगाना। अगर आपने वैदिक कल्चर और सिंधु घाटी सभ्यता के यूपीएससी के पूछे गए प्रश्नों को लगा लिया तो कौन आपको फेल करेगा? बताओ। मैंने वर्ड यूपीएससी लिखा है, सीएससी नहीं लिखा, प्री के लिए ध्यान देना। यूपीएससी का मतलब हो गया इसके अंदर सीडीएस भी आएगा, सिविल सर्विसेज एग्जाम भी आएगा, कम सेंट्रल पुलिस फोर्स भी आएगा, है ना, और सीआरपीएफ भी आएगा। इन सब चीजों के जो पेपर होते हैं उनको याद रखना। इनमें भी जो पेपर में क्वेश्चन है वो रिपीट हो सकते हैं, बट हम इनको पढ़ते ही नहीं। मेरे हिसाब से आपने तो अभी सीएससी नहीं देखा, सीडीएस, सीपीएफ, सीआरपीएफ और इंजीनियरिंग वगैरह तो भूल ही जाओ, उसको तो आपने जिंदगी में कभी नहीं चेक किया होगा। हम जब बेटा तैयारी करने बैठते हैं तो तैयारी का एक मंसूबा होता है कि हम एग्जाम निकाल लें एक साल, बट वो तभी निकलता है कि जीवन में सब कुछ छोड़ के हम सिर्फ अपनी तैयारी करें। और अगर डेडिकेटेड फॉर योर प्रिपरेशन हो तो सबसे पहले सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना स्टार्ट, क्योंकि जिंदगी तो अपने हिस्से की मेहनत करा के रहेगा। समझ रहे? क्योंकि अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं और आप मेहनत नहीं करेंगे तो जो लाइफ है ना, जिंदगी, ये बड़ा अपने हिस्से की मेहनत तो आपसे करा के रहे। हमेशा रूल है, लाइफ का रूल है कि अगर आपने बहुत मस्ती की है तो इस टाइम पे आप स्ट्रगल करो। जिंदगी अपने हिस्से की मेहनत कराती है, डिपेंड आप पर करता है। आप यंग एज में अभी मेहनत करके पूरी जिंदगी मौज करना चाहते हो, या मेरी एज में आके आप परेशान रहना चाहते हो, या तो आपको डिसाइड। ये डिसीजन, ये चॉइस आपकी है, मेरी नहीं। गलत चुनाव, गलत डिसीजन, गलत व्यवहार, गलत तरीके से पढ़ना और गलत सोच, ये सिर्फ आपको तबाह करती है, आपको आगे नहीं बढ़ती। जिंदगी में ना किसी से दोस्ती रखो, ना किसी से दुश्मनी रखो। ना दुनिया दोस्ती लायक है, ना दुश्मनी लायक। दुनिया में यदि आप समांतर रूप से चल रहे हैं तो आपका जीवन सटीक चलेगा। तो बी पेशेंट, बी पीसफुल, बी काम। जब ये जीवन में करोगे तो आप हमेशा आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ने के लिए एड ऑन होना पड़ेगा, एड ऑन होने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी, और ये हार्डवर्क आपको करना ही पड़ेगा डे वन से। अगर आप इस हार्डवर्क के लिए तैयार हैं तो पेपर निकलेगा, और अगर हार्डवर्क के लिए तैयार नहीं है तो आपका पेपर कभी नहीं निकलेगा। आप कितने बड़े सपने देखते, बंद आंखों से आईएएस बनने के सपने सब देखते हैं। लोग टारगेट बनाते हैं कि ये 2022 चल रहा है, 2024 में मैं आईएएस बन जाऊंगा, 2025 में मेरी 1 साल की ट्रेनिंग हो जाएगी, 2026 में मैं बढ़िया दहेज लेके 500-600 करोड़ लेके शादी कर लूँगा,
फिर मैं IAS बन के खूब देश को लूटूंगा, फिर मैं अपना ताजमहल बनवाऊंगा और मैं और आगे बढ़ूंगा। पर भाई ये सपना है, ये सब देख। फिर आपका सपना क्या होता है 2022 में